Guys, go through your last lecture notes. Do you have any doubts? Last lecture, perhaps हमने फ्यूचर प्रोजेक्शन के आसपास तक कुछ किया होगा. Hello. Yes, बेटा. Sir, I have a doubt in last lecture. Yes, बोलो. सर लाइक हम लोग जब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव डिसाइड कर देते हैं, हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट सिमेट्री से भी बोल सकते हैं ना? Z axis के about symmetric. Z या axis इफ द के about मॉलिक्यूल इज इन एक्स वाई, एक्सेस मतलब के हम अबाउट लोग सिमेट्रिक नहीं होता, प्लेन के अबाउट बोल सकते हैं. हाँ प्लेन के अबाउट, जेड हाँ, प्लेन के अगर अबाउट. सिमेट्रिकल होगा तो वो हो सकता है, इनएक्टिव हो जाएगा. यस सर. और किसी को कोई कंफ्यूजन? So should I start Fisher prediction? Yes, sir. इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. देखिए बहुत सिंपल है, पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्शंस पढ़े हुए थे थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल का, लेकिन ये जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो थ्री डायमेंशनल जो मॉलिक्यूल है उसको टू डायमेंशनल पेपर पे करेक्टली रिप्रेजेंट करना, फिर उसका फिशर प्रोजेक्ट, फिर उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना, फिर उसके बाद आप उसको ये चेक करना कि सुपर इम्पोसिबल है कि नहीं है, तो वो आपको करेक्ट और क्लियर पिक्चर देगा. आप रैंडम मैनर में कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मिरर इमेज बना करके आप चेक नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर्स आएगा. एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. सो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए छोटा सा नोट पहले लिखिए, फिर मैं आपको रूल्स बताता हूं इसके. लिखिएगा. It is an easy method. It is an easy method to represent. It is an easy method to represent the three-dimensional structure of. It is an easy method to represent the three-dimensional structure of various organic molecules. Various organic molecules on two-dimensional paper. On two-dimensional paper. Now you write rules. There are some rules to write Fisher prediction formula. पहला लिखिएगा. The carbon chain of compound. The carbon chain of compound is arranged. The carbon chain of compound is arranged vertically. The carbon chain of compound is arranged vertically with the most oxidized carbon at the top. With the most oxidized carbon at the top. सेकेंड रूल लिखिएगा. पहले रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. लिखिएगा. द कायरल कार्बन. द कायरल कार्बन या फिर उसको लिखते हैं एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन.
कायरल कार्बन और आप लिख लीजिएगा एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन is represented at the intersection of crossed lines. Crossed lines. And it is on the plane of the paper. फिर आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, horizontal lines represent bonds coming towards observer. Bonds coming towards observer. ब्रैकेट में लिख देना, ग्रुप्स प्रेजेंट above the plane of the paper. फोर्थ पॉइंट लिख लो पहले, vertical lines are used to represent bonds going away from observer. Vertical lines are used to represent bonds going away from observer. ब्रैकेट में लिख देना, groups present behind the plane of the paper. Groups present behind the plane of the paper. सबने लिख लिया सारे रूल्स? किसी को कोई रूल छूट गया हो तो बोले। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब आप इसमें देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको हर एक रूल समझाता हूँ। मान लीजिए कि उसने आपको ये दे दिया, पहली चीज तो आपको ये पता करना है कि इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? यस सर। ये कायरल कार्बन है। दूसरी, कार्बन चेन कहाँ है? तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही आसान है, स्ट्रेट आपको कार्बन चेन दिख रही है। क्या तुम देख पा रहे हो कार्बन चेन? यस सर। फिर कार्बन चेन में जो एंड कार्बन है, या आप बोलो कि दो कार्बन एटम्स हैं
जो कायरल कार्बन से जुड़े हैं, नीचे CH3 वाला कार्बन और ऊपर COH वाला कार्बन, इन दोनों में से मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन है? तो एक तरीका तो जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह निकालने का, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा। दूसरा एक घरेलू तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होंगे वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा। सबको क्लियर है कैसे पता करें ऑक्सीडाइज्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये अपने को पता चल गया मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। तो उसने बोला है आपको कि देखो वर्टिकल लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। क्या इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और वर्टिकल लाइन में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी एट द टॉप, और जो बच गया उसको बॉटम पे डाल दो, ठीक है। और उसने साथ में बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे बचे हुए ग्रुप डाल दो, तो इधर मान लीजिए मैंने H डाल दिया, इधर OH डाल दिया। फिर उसने एक पॉइंट पे बोला हुआ है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? तो बोलता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब है? तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है। तो इस टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या होता है? इसमें मान लीजिए कि आप यहाँ से अगर विजुलाइज करोगे या देखोगे तो आपको 2 बॉन्ड्स आपकी तरफ नजर आते हुए दिखाई देंगे और 2 बॉन्ड्स अवे होंगे। तो जो आपकी तरफ बॉन्ड्स आ रहा है उसको फिशर प्रोजेक्शन में हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो बॉन्ड्स अवे फ्रॉम यू उसको हम लोग कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकल लाइंस में। सबको समझ में आया बेटा? इसको आप कॉपी कर लो। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क, बिना किसी हेजिटेशन के पूछिए। सर बोले बेटा। सर कैसे पता चलेगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कौन से एटम्स आपको और कुछ ग्रुप? पता नहीं करना है। वो मान लो उसने आपको एग्जाम में फिशर प्रोजेक्शन दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि बताओ कौन से 2 ग्रुप्स हैं जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, उनके 2 ग्रुप्स देख लो, तुम्हें मालूम है रूल वाइज कि वही तुम्हारे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होंगे। आंसर तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो खुद देगा तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन। ओके सर। एक बार सारे रूल्स आप पढ़ लो और ये एग्जाम्पल भी आप देख लो। क्या तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछो। सबको क्लियर है? शुड आई रिमूव दिस पेज? Yes, sir. चलिए अब एक पुराना डिस्कशन करते हैं इसके थ्रू। लैक्टिक एसिड, अभी इसी एग्जांपल को हमने लिया था। सो इफ वी ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन तो बड़ा सिंपल है, अभी हमने किया इसी को। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि चलो वर्टिकल लाइन आपने फिक्स कर दी, हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में आप OH को लेफ्ट में डाल दो, H को राइट में डाल दो, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कोई और तरीका है क्या? कुछ और लिख सकते हैं क्या? इसमें जो ऑफिशियल फिशर प्रोजेक्शन बनता है उसमें क्या कुछ और बनाया जा सकता है? 4 रूल्स आपके सामने हैं, बोलो। तो उसका आंसर क्या है?
नहीं बना सकते। भाई वर्टिकल वाले में कंडीशंस थी, हॉरिजॉन्टल में कंडीशंस नहीं थी, तो उसका हमने लिख दिया। अब थोड़ी ना इसके अलावा कुछ पॉसिबल है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि लैक्टिक एसिड के लिए कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2. यस। अब कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और कौन सा लेवो रोटेटरी होगा? तो उसका आंसर है दिस कैन नॉट बी फाउंड थेरेटिकली। अगर किसी बुक में कोई क्लेम करता है कि वो थेरेटिकली डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी बता सकता है, तो उस बुक को फाड़कर फेंक देना आप, वो बकवास बुक है। साफ साफ आप यहाँ पर लिखिएगा, वेदर अ गिवन फॉर्म इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी cannot be found theoretically. Only by experiment we can tell whether given form is dextrorotatory or levorotatory. कॉपी कर लो इसको और लिख लो ये पॉइंट। तुमने लिख लिया बेटा सब कुछ यहाँ पर? One. That point is very important, na? कि we cannot find theoretically whether a given optically active isomer is dextrorotatory or levorotatory. That can be found only by experiment. Guys, इसके लिए आप आंसर बताइए मेरे को। एक कंपाउंड है, बड़ा पॉपुलर है, टार्ट्रिक एसिड। आई विल गिव यू फॉर्मूला। जब ऐसा कुछ ब्रैकेट में लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो उस कार्बन के साथ कनेक्टेड है जिसके बाजू में लिखा हुआ है वो। इसमें 2 कायरल कार्बन है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अब आप मेरे को इसमें डिफरेंट कितने फॉर्म्स पॉसिबल हैं, मतलब जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने 2 फॉर्म्स निकाले, इसमें तुम ड्रॉ करके बताओ और या निकालो कि कितने फॉर्म्स पॉसिबल हैं यहाँ पर। क्विक राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स।
वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा, वेरी गुड। चलिए तो उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसमें जो कार्बन चेन है उसकी खास बात ये है कि टॉप वाला कार्बन भी COH है, बॉटम वाला भी COH। तो तुम्हें ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि टॉप पे किसको रखें बॉटम पे किसको रखें, बड़ा सिंपल है। तो मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि अगर कायरल कार्बन ज्यादा होंगे तो वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम्हारी बढ़ जाएंगी, इतना याद रखना है। और हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट एक कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है ये चीज, ठीक। तो इसमें भी वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बनाएंगे बिकॉज 2 कायरल कार्बन एटम्स है। और टॉप और बॉटम वाला तो बहुत ही आसान है, COH COH। इधर आप रख सकते हो, एक तरफ H रख दो मान लो, और इधर OH रख दो, इधर OH रख दो, इधर H रख दो। अच्छा, एक स्पेशल चीज है, जब भी तुम कोई फॉर्म बनाते हो ना, तो उसका अगर मिरर इमेज तुम विजुअलाइज करो तो मिरर इमेज भी एक फॉर्म होगा, याद रखना। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको लिखा था कि ये दो फॉर्म्स जो है ना आपस में, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब है कि ये भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं। क्योंकि ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब है कि दोनों फॉर्म्स अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एंड इफ एनी फॉर्म इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? रोटेट करके भी नहीं सुपर इम्पोज करेगा, रोटेट करके भी नहीं करता बेटा। ध्यान से देखो, रोटेट करोगे तो ये वाला H जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो H यहाँ आएगा। ध्यान से रोटेट करो 180 पूरा, तो वही चीज मिल रही है तुमको, जबकि यहाँ OH चाहिए सुपर इम्पोज कराने के लिए। ध्यान से देखो, वो ऐसा लग सकता है तुम्हें कंफ्यूजन में हल्का फुल्का कि हाँ घूमने के बाद सुपर इम्पोज करेगा। ध्यान से देखना है कि कौन सा एटम कहाँ फॉल करेगा घूमने के बाद, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो ये दो फॉर्म्स तो ये बन गई। फिर एक स्टाइल आप ऐसा दिखा सकते हो कि भाई ऐसा करते हैं, दोनों OH एक तरफ कर दो। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्या हम HH वालों को राइट में कर दें? तो भाई मिरर इमेज इसका जो बनता है वो यही है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। कैन यू विजुअलाइज दैट? Yes, Yes, sir. sir. ये सुपर इम्पोजेबल है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल मिरर इमेजेस है। तो इसका मतलब है आप इन दोनों में से कोई एक ही काउंट करोगे, दोनों काउंट नहीं करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो आइडेंटिकल है ना, घूम के सुपर इम्पोज कर जाता है, तो अलग अलग कैसे हो गया? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस तरह का जिसके अंदर कायरल कार्बन हो लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उसको बोला जाता है मेसोफॉर्म। क्या बोलते हैं? मेसोफॉर्म। तो इन दोनों में से केवल एक ही काउंट होगा, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर रिकॉल करो। क्या रिकॉल करना है लास्ट लेक्चर में? हमने मेसोफॉर्म के लिए कुछ ऐसा लिखा था, इंटरनल कंपनसेशन। कैन यू रिकॉल? Yes, sir. So what does that mean, internal compensation? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको एक इंटरनल इमेजिनरी मिरर नजर आएगा बीच में। क्या तुम देख पा रहे हो एक इमेजिनरी मिरर? Yes, sir. इमेजिनरी मिरर। इमेजिनरी मिरर का मतलब ये है कि ये कंपाउंड इस तरह से बनाया गया है कि इसका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज है। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मान लो कि ऊपर वाला हिस्सा डेक्स्ट्रो घुमा रहा है लाइट को, तो नीचे वाला हिस्सा बाय डिफॉल्ट लेवल घुमाएगा, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस है।
तो इसीलिए इंटरनली कंपनसेट हो जाता है रोटेशन, और ऑप्टिकल रोटेशन नेट कितना आता है 0। तो ये जो इमेजिनरी मिरर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट डू वी से? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मेसो कंपाउंड आपको ढूंढना है तो आप केवल ये ढूंढ लो कि उसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नाउ व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो मैं लिख भी देता हूं इसको। ये मैंने केवल लिख दिया है कि किस तरह से मिरर इमेज या प्लेन ऑफ सिमेट्री आप सोच पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन है फिर भी वो इनएक्टिव है, ठीक है, तो वो मेसो है। अगर कायरल कार्बन ही नहीं है तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं है, फिर उसको आप स्टीरियो आइसोमर नहीं बोलोगे। तो सबसे पहले तो आप ये कॉपी कर लो। तो टोटल कितने फॉर्म्स यहाँ पर हो जाएंगे? 3 फॉर्म्स। कैसे? डेक्स्ट्रो, लेवो एंड मेसो। समझ में आया 3 फॉर्म्स कैसे मैंने लिखे? कॉपी कर लो। सर बोलो डन। सर इन दोनों में से कोई भी डी या एल फॉर्म होगा ना? पहले 2 में से, हाँ, दैट कैन बी फाउंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। Should I remove this? Yes, sir. इसको भी नोट करेंगे।
Should I remove this? So 1 minute. सर Yes, बेटा. सर वो पिछले पेज पे आपने जो मतलब पहले दो स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें आपने बोला वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक को ही 180 डिग्रीज घुमाते हैं क्या और चेक करते हैं? हाँ, अगर दोनों को घुमा दोगे तो फिर वही चीज हो जाएगी जो यहाँ लिखा हुआ है. यस एक को फिक्स रखेंगे और दूसरे को घुमा करके फिर चेक करेंगे सुपर इम्पोसिबल हो रहे हैं कि नहीं. ओके सर. सबने कॉपी कर लिया सब कुछ? ओके. अब आप यहाँ पर एक लिखिएगा टर्म, एक आता है इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स बेसिकली इनेंशियोमर्स मतलब एक रिलेशनशिप की बात है बिटवीन टू कंपाउंड. जैसे हम लोगों ने पहले रिलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइडेंटिकल, पोजिशनल आइसोमर और कन्फॉर्मर्स, इस तरह का एक क्वेश्चन किया था. वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो उसमें दो आते हैं, एक इनेंशियोमर्स बोला जाता है और एक डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स. सो इनेंशियोमर्स के लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा पहले. क्या है? टू आइसोमर्स टू स्टीरियो आइसोमर्स लिख सकते हो. ये स्टीरियो ही तो है ये सब. टू स्टीरियो आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other. Non superimposable mirror images of each other are called enantiomers. कोई भी आप एग्जांपल पिक कर सकते हो कि जैसे कि अभी इसी के एग्जांपल, ये दोनों कंपाउंड अगर ऐसा ड्रॉ किया है दो फॉर्म्स, तो ये क्लियरली पता है कि भाई ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन क्या ये सुपर इम्पोसिबल है? तो बोला नो. तो ये दोनों आपस में क्या रिलेशन होल्ड करेंगे? इनेंशियोमर्स. तो अगर मैं इसको लिख दूंगा ए, इसको लिख दूं बी, तो मेरे लिए ए और बी आपस में क्या रिलेशन होल्ड करेंगे? इनेंशियोमर्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी तरह मान लो यहाँ पर इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, तो पहली चीज, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? आंसर है यस. क्या ये सुपर इम्पोसिबल है? आंसर है नो. तो डेफिनेशन में फिट हो गया. टू कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस आर इनेंशियोमर्स. एकदम परफेक्ट एग्जांपल्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं.
ये चीज हो गई। एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखिएगा, अंडर एन achiral environment, achiral environment, under an achiral environment, enantiomers behave under an achiral environment, enantiomers behave identically. Enantiomers behave identical in all respect. All respects. They have identical properties. They have identical properties except for optical rotation. Except for optical rotation. They cannot be separated. ये लिख लेते हैं, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है तो इसको अभी के लिए स्किप कर देंगे, बट डेफिनेशन करके लिख लेंगे। अगर समझ में आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में इसको हम डिटेल में करेंगे। लिखिएगा, they cannot be separated, they can't be separated from each other by ordinary physical methods. By ordinary physical methods such as distillation, or recrystallization. For their separation, a special method is used. For their separation, a special method is used, जिसको कहते हैं resolution. ऐसे ही अभी खाली नाम लिख के रखो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। खाली ये क्या याद करना रखना है आपको माइंड में कि एनेंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर पाते नॉर्मल मेथड से। डिस्टिलेशन हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन, स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है रेजोल्यूशन। करते कैसे हैं वो बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबने यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. Now you write for diastereomers. These are stereoisomers. These are stereoisomers that are neither mirror images nor superimposable. ना तो सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, ना मिरर इमेज होना चाहिए, वो डायस्टेरियोमर्स। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे इसको सी नाम दे दूं तो बोलो ए और सी के आपस में मिरर इमेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन और क्या ये मिरर इमेज तो है नहीं, तो क्या सुपर इम्पोज हो सकता है क्या ये ए और सी? No, किसी भी sir. एंगल से नहीं सुपर इम्पोज हो सकता है बेटा। उसका दोनों OH एक तरफ है, इसका दो OH अलग अलग साइड में है। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या रिलेशन होल्ड करेंगे? डायस्टेरियोमर्स। क्या समझ में आया? Yes, sir. अब बी और सी में बता सकते हो? Sir, diastereomers. यस, बिल्कुल सही। तो आप इन्हीं एग्जांपल्स को वहां कॉपी कर लेना। तो हमारा ये भी पार्ट हो गया। इसमें एक और नोट लिखिएगा डायस्टेरियोमर्स में। लिखिएगा,
Diastereomers have different physical and chemical properties. केमिकल के बारे में तो हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज डायस्टेरियोमर्स के लिए नहीं बोल सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा। डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है। डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज such as melting point, boiling point, dipole moment, solubility, etc. So they can be separated by ordinary physical methods. They can be separated by ordinary physical methods. Such as distillation, recrystallization, etc. सबने लिख लिया? Yes, sir. Guys, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जैसे मॉलिक्यूल है, अब ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो है, ये थियोरेटिकली तो नहीं बता सकते, लेकिन ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि अगर लेफ्ट वाला डेक्स्ट्रो है तो राइट वाला मिरर इमेज है, इसलिए लेवो होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो डेक्स्ट्रो लेवो, ये तो एक्सपेरिमेंटल तरीका है। कोई थ्योरेटिकल वेज भी होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन को नेम करने का। ठीक है, तो कुछ थ्योरेटिकल वेज डेवलप किए गए, जैसे याद करो हमने जेडी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर। ये कॉन्फ़िगरेशनल नेम है भाई, हम इसको डेक्स्ट्रो या लेवो तो नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमको थियरी के हिसाब से नहीं पता चलता है, लेकिन इसको कोई नाम देना है तो नाम इसका आर रख सकते हैं, एस रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर। याद रखना ये कॉन्फ़िगरेशनल नेम होगा, जैसे जेडी था कॉन्फ़िगरेशनल नेम। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है ना, ये उसी रूल पर बेस्ड है जो हमने पहले पढ़ा था। कौन सा रूल? CIP रूल। याद है? 3 साइंटिस्ट थे, कैन, इनगोल्ड और था प्रीलॉग, जिसको आप सीक्वेंस रूल भी बोलते थे। इसके बेसिस पे हम लोगों ने किया हुआ था जेडी नॉमेनक्लेचर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर। तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा, ये चाहिए तो कॉपी कर लो पहले।
लिखिएगा, since theoretically it is not possible since theoretically it is not possible to find whether the given form is dextrorotatory or levorotatory. Whether the given form is dextrorotatory or levorotatory. Dextrorotatory or levorotatory. So, to give a configurational name, we have developed RS nomenclature system. We have developed RS nomenclature system based on CIP rule. Based on CIP rule. और कैन यू रिकॉल वो रूल में हम लोगों ने लिखा था कि प्रायोरिटी इज असाइंड, प्रायोरिटी इज असाइंड टू ग्रुप्स। तो यहाँ पर 4 ग्रुप्स होंगे, कायरल कार्बन है तो हम उसी स्टाइल से लिखेंगे, प्रायोरिटी असाइंड टू 4 ग्रुप्स कनेक्टेड टू कायरल कार्बन। और कैसे प्रायोरिटी असाइन होती है? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। याद करो, एग्जैक्टली यही हमने किया था, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। Higher atomic number implies higher priority। ठीक है, ये फिर इसी में हमने क्या लिखा था? If atomic number same, then higher mass number। mass number, yes। फिर इसी में हमने लिखा था कि if directly connected atoms are same, then we check the next atom। yes, check next atom, and this will continue until we get higher priority। फिर इसी में हमने लिखा था कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ डबल बॉन्ड जैसा कुछ हो तो इसका मीनिंग है कि वही चीज 2 बार कनेक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ है तो आप बोलेंगे वही चीज 3 बार ऐसे कनेक्टेड है। ये भी आप लिख लेना, है ना, कॉपी कर लो।
Should I remove this? Have you copied? ओके, ये भी आप नोट कर लो, रिपीट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। गाइस, अब एक एग्जांपल जैसे पहले ही हमने जो लिया था उसी को उठा लेते हैं। ये मान लीजिए दिया हुआ है। नाउ इफ आई आस्क यू कि बताओ भाई कौन सा है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, प्रायोरिटी का बताइए, इसमें कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सर ऑक्सीजन। सर OH को OH को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर इसमें बताइए, इसमें दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? सर COH पहले, क्योंकि सेकंड कार्बन ऑक्सीजन है। ये इस क्योंकि डबल बॉन्ड दो है तो दो तो ऑक्सीजन वहां से आ गए और एक OH का ऑक्सीजन है, और जबकि इस वाले में तो 3 H है, तो भाई ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो इसीलिए इस कार्बन को प्रायोरिटी मिल गई, तो 2 और इसको 3। किसी को भी प्रायोरिटी देने में देखो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबको क्लियर है? यस सर अब इसके बाद का जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो लिखो। मैं पहले ऑफिशियल लैंग्वेज बताऊंगा, फिर आपको घरेलू स्टाइल में आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज लिखिएगा, नेक्स्ट नोट करके या फिर रूल करके, जैसा भी आप लिखना चाहें। द फॉर्मूला is rotated. The formula is rotated. The formula is rotated so that the group with the lowest priority, that is 4, is directed away from observer. Is directed away from observer. The arrangement of remaining 3 groups, the arrangement of remaining 3 groups is observed. The arrangement of the remaining 3 groups is observed in decreasing order of their priorities. In decreasing order of their priorities. सबने लिख लिया? यस सर। In looking so, if the eye travels, eye moves in clockwise direction, eye moves in a clockwise direction, then the configuration is specified as R. ये एक लैटिन वर्ड है, rectus, which means right. Configuration is specified as R. Continuation में लिखना है, if I travels in anti-clockwise, I moves in anti-clockwise direction,
then configuration is specified as S. ये भी लैटिन वर्ड सिनिस्टर बोलते हैं, which means left. सबने लिख लिया? ऑफिशियल ये रूल है। मैं आपको दूसरा स्टाइल बताता हूँ। सबने लिख लिया ना बेटा? Yes, sir. अब इसमें तुमको मैं डिफरेंट स्टाइल बताता हूँ, इजी है बड़ी। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे है? नो सर। No, नहीं। sir. तो बिकॉज बॉटम पे आने पर वो हो जाएगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और तुम्हें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लाना है, तो तुम फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे लाने के लिए एक्सचेंज करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुमने ग्रुप एक्सचेंज कर लिए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो एक एक्सचेंज नहीं करना है, 2 एक्सचेंजेस करने हैं, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पेयर्स में। तो वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप नोट लिखो। नोट लिखिएगा, द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, the lowest priority group is positioned. The lowest priority group is positioned at the bottom. The lowest priority group is positioned at the bottom. At the bottom and away from observer. And away from observer. Away from observer. This is done by interchanging. This is done by interchanging groups. This is done by interchanging groups. Bonded, interchanging groups. Bonded to asymmetric carbon, chiral carbon. Asymmetric carbon, chiral carbon. तो लिखिएगा, interchange operation is always done. Interchange operation is always done in pairs. Pairs मतलब even number of interchanges. Even number of interchanges. To avoid any configurational change. To avoid any configurational change. Guys, तो रूल बड़ा सिंपल है। वो कह रहा है कि ऐसा करिए, ये 4 और 3 को एक्सचेंज कर लो, फिर उस 3 को किसी और से कर लो, या फिर साइमल्टेनियसली करना हो तो इन दोनों को एक्सचेंज करो, तो इन लोग को भी कर लो। इससे क्या होगा, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो जाएंगे और आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, तो अब 4 तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया, और 1 और 2 में 1 यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया। अब वो कहता है कि देखो ऐसा 4 को मत देखो, केवल 1 2 3 देखो। 1 2 3 बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कैसे निकालेंगे आर एस? Yes, sir. पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सर इसको टॉप में शिफ्ट नहीं कर सकते इसमें तो भी बेटा अवे हो जाएगा ना? एच को टॉप शिफ्ट करेंगे तो भी अवे हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई एक रूल फॉलो करना है, नहीं तो क्या होता है कि आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे एग्जाम हॉल में कि तुम खुद भी गड़बड़ करना शुरू कर दोगे। तो मैं हर एक बच्चे को बॉटम पे करवा के हमेशा करवाता हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आप कंफ्यूज होना चाहो जैसा भी करो आप। नो सर, मतलब सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ, वो तो ऑफिशियल रूल लिखा तो है ना, जो बच्चे ऑफिशियल रूल समझ पाए वो उससे कर ले। ओके सर। गाइस, शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 लिख देते हैं, इधर CH3 लिख देते हैं, इधर H लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं CHO। तो बताइए फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा? OH। सर CH। देखो, फोर्थ वाला तो कोई भी देख के बता देगा H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीनों कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड, इसीलिए उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये नेक्स्ट कौन अटैच्ड है। तो मैं तीनों में नेक्स्ट वाला ऐसे लिख देता हूँ। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन है तो 2 बार कार्बन लिखना पड़ेगा। अब बड़ा सिंपल है भाई, इसमें ऑक्सीजन हायर प्रायोरिटी तो इसी को प्रायोरिटी देंगे, फिर इसके बाद कार्बन कार्बन वाला है रादर देन हाइड्रोजन तो सेकेंड और थर्ड, तो प्रायोरिटी हो गई। अब क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पे है? नो सर। नो, तो इसको बॉटम वाले के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो कहीं और भी एक्सचेंज दिखाना पड़ेगा, पेयर में दिखाना पड़ता है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 करो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? क्लियर है? इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Done? Yes, sir. बड़ा बड़ा आंसर्स बताइए सारे। बड़ा बड़ा आंसर्स बताइए। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स।
एक दो बच्चों ने आंसर दिया, बताइए, इतने सारे बच्चों ने। बाकी दे रहे हो या मैं लिख दूं आंसर? सर 1 मिनट। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड, गुड। नंबर भी कर देता हूँ मैं, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी देना है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ। फॉर्चुनेटली 4 ऑलरेडी बॉटम पे है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसका रोटेशन देख लेना है, क्या आएगा? R। सेकंड वाले को देखो, तो सेकंड वाला अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, आपको बेवकूफ बना दिया गया। नो कायरल कार्बन का मतलब होता है नो कॉन्फ़िगरेशन। 2 हाइड्रोजन एटम्स दे दिए ना, तो कायरलिटी ही नहीं रही, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप बोलेंगे ही नहीं। ठीक, तो वो आंसर हो गया। थर्ड पे आते हैं, इसमें फोर्थ प्रायोरिटी तो ये होगा, COH और CHO में भाई इसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड। फोर्थ ऑलरेडी बॉटम पे, 1 2 3 केवल करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सीधे सीधे आपको 1 2 3 कर देना था। इस वाले में देखो, ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड, 3 कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, 2 कार्बन, 1 H हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम पे लेकर आना है, नहीं है तो पहले उसको 4 नीचे लाए, 3 यहाँ गया, 1 यहाँ आएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको 1 2 3 देखो, क्या आएगा? S। चेक कर लो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। डन? यस सर। गाइस एक और नोट लिखिएगा आप, if there are if there are more than one chiral centers, if there are more than one chiral centers, then the same procedure is applied, the same procedure is applied to each of them, to each of them separately, to each of them separately.
जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल चूज करता हूँ, OH OH COH OH HCOH, इसमें कितने कायरल कार्बन एटम्स हैं? तो यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, यहाँ पर एक कायरल कार्बन है। वो कह रहा है जब तुम इसके बारे में डील कर रहे हो तो इसको सेपरेटली R या S निकालोगे, इसी तरह इसका सेपरेटली RS फाइंड आउट करोगे। और अगर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 तो आप ऐसा लिखोगे, मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R आया और इसका भी R आया, तो आप लिखोगे 2R, 3R। समझ में आया कैसे लिखा जाएगा? Yes, sir. हाँ, तो आप सब लोग जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इसका निकालो, फिर एक इधर लिख कर देता हूं मैं, इसका निकालिए। और फिर एक इसका निकालिएगा। फटाफट आंसर बताइए बेटा। ऑल द स्टूडेंट्स राइट इन चैट बॉक्स। स्टाइल मैंने बता दिया है कैसे लिखना है। वेरी गुड। गुड। सबने अटेम्प्ट कर लिया? वेरी गुड।
जितनी भी चीजें हमने आज की हैं उनको घर पे जाकर रिवाइज करना, क्योंकि ये सब डिफिकल्ट वाला पार्ट है, और अगर आपको फॉर्चुनेटली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको आप हाईलाइट करके रखिए, जो पार्ट्स में आपको डिफिकल्टी हुई, कुछ कंफ्यूजन होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए, बट रिवाइज करना है हर बार जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर फिनिश होता है। गाइस, पहली चीज देखो, साफ साफ आपने रूल या नोट करके लिखा हुआ है कि इफ यू हैव मोर देन वन chiral carbon atoms then you have to deal with those chiral carbon atoms separately। तो सेपरेटली कैसे डील करें? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस chiral कार्बन का RS निकालना है, तो इसको अलग आप ऐसे ड्रॉ कर दो, इधर OH का O डायरेक्टली कनेक्टेड है, इधर H कनेक्टेड है, इधर COH का C कनेक्टेड है, और इधर भी कार्बन ही तो कनेक्टेड है। ये आपका इधर के लिए हो गया। अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो आप इसी तरह से बना सकते हो, इधर ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस तरह से सेपरेटली लिखने में। ठीक, फिर क्या करो, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला तो इजी है, ऑक्सीजन होगा। फोर्थ प्रायोरिटी वाला भी इजी है, हाइड्रोजन होगा, बहुत आसान है। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है, इनकी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करें? तो फिर इनकी जो दूसरे नेक्स्ट आइटम देखो, ये COOH है, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और OH का भी ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? अब ये जो ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है? ये वाला है ना, तो ये H से कनेक्टेड है, O से और कार्बन से। अब बड़ा आसान है तुम्हारे लिए, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देनी है? तो 1 ये तो 2 इसको दे देंगे, ये 3 वाला हो जाएगा। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पे? आंसर है नो। ले आओ, 4 3 एक्सचेंज कर लो, तो तुम्हें 2 1 भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 1 2 3 देखो, 4 को तो बंद कर देते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन आया? R, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 के लिए R कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डिफिकल्टी है इसमें? No, sir. नहीं। अब आप इसी तरह से इसमें भी देख लो, फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले तो ऑक्सीजन, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन वाला हो जाए। 2 कार्बन है, फिर वही स्टाइल, COH है, C डबल बॉन्ड O का मतलब है 2 बार ऑक्सीजन, और OH का एक ऑक्सीजन आएगा फिर। और उसके ऊपर वाला जो कार्बन है, ये किस किस से कनेक्टेड है? एक H, एक O और एक कार्बन। H, कार्बन, O, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नीचे वाले को। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पे? आंसर है नो। तो 4 और 2 को एक्सचेंज किया, तो मेरे को इधर भी एक्सचेंज दिखाना पड़ेगा। अब 1 2 3 करना है केवल तुम्हें, आर को तो, फोर्थ को तो देखना भी नहीं है। क्या आया कॉन्फ़िगरेशन? आर लो। सो आंसर क्या है इसका? 2R 3R। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो मतलब उनको मान लेते हैं कि उनका आंसर सही है, और वो ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब पूरा आंसर आ जाता है तब उनको दिमाग में बत्ती जलती है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप पूरा A to Z देखो टीचर क्या समझा रहा है। अगर वो नहीं देखोगे, फिर अचानक से बत्ती जलेगी, तो फिर सब काम चला हो जाएगा। तो केयरफुल रहिए आप। इसको कॉपी कर लो। इसी तरह से बाकी दोनों आंसर्स भी आपको निकालना है बेटा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो, जब तुम इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा SS, यानी मैं लिखूंगा 2S 3S। अगर आपने नहीं किया, ये आंसर नहीं निकाला, इसका मतलब गड़बड़ है। आपको इसको अच्छे से देखना है मैंने क्या किया है। आप इसी तरह से सेपरेटली
दोनों कार्बन एटम्स को ड्रॉ करिए, सेपरेटली उनका 1 2 3 4 निकालिए, फिर फोर्थ को बॉटम पे लाइए हर बार और प्रायोरिटी। इसका R निकलता है और इसका S निकलता है, तो मैं इसको लिखूंगा 2R और 3S। इसको भी आप चेक कर लीजिए, ये परफेक्ट आंसर है, आपको यही आने चाहिए। अगर इसके अलावा है तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो। ये कॉपी कर लो और अच्छे से जाकर रिवाइज करना बेटा। जो प्रॉपर रूल्स मैंने लिखा है, कई बार ऐसा लगता है कि हमको सब समझ में आ गया है, लेकिन जब रिवाइज करते हैं तो डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो आप प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए, एग्जाम्पल्स को देखो, क्या मैंने आपको समझाया वो देखना, हाईलाइट करना चीजों को, और जो फिर डाउट्स हो वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लेकर आइएगा। ठीक है।